दोस्तों कल बार्सिलोना ने ओलंपिकोस को 6-1 के साथ कूट के रख दिया भाई, बिल्कुल बैम्बूजल्ड कर दिया। बट बात इस चीज की नहीं हो रही कि भाई फर्मीन के 3 गोल आए, हैट्रिक आई, भाई बात ये नहीं हो रही कि यहाँ पे भाई रैशफोर्ड ने ब्रेस मारा, बात ये नहीं हो रही कि भाई ड्रॉ एकदम बिल्कुल सेंसेशन बन सकता है आने वाले टाइम में, 17 साल का लड़का है यंग। बात हो रही है यहाँ पे भाई रेफरिंग की खराब डिसीजन के ऊपर। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, यहाँ पे होनी भी चाहिए। रेफरीज अगर गलत डिसीजन देते हैं तो भाई उस पर बात होनी चाहिए। बट क्या यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि भाई यहाँ पे रेफरिंग उतनी खराब हुई थी? एक डिसीजन को अगर आप साइड कर दें, वो जो येलो कार्ड था कसाडो के अगेंस्ट, मतलब कसाडो के लिए फेवर में, उसके सिवाय क्या रेफरी इतनी खराब थी? रेफरिंग यहाँ पे इतनी खराब थी? मैं अपने व्यूज आगे इसमें बताऊं, पहले आप लोग दोस्तों कमेंट में जाके जरूर बता दीजिए कि भाई आप लोगों को क्या लगता है कि रेफरी वाज शिट कल के गेम में या नहीं। अब देखो, मैं अगर बात करूं तो 2 डिसीजंस को हम लोग बात करने वाले हैं, बाकी आई थिंक मेजरली हमें कुछ ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। पहला डिसीजन यहाँ पे भाई सीधा कसाडो वाले पे आते हैं। क्या कसाडो वाला फाउल है कि नहीं? अगर टेक्निकली अगर आप बात करें तो भाई अगर आप फेस पे हाथ मार रहे हो, आई थिंक ये जिरोना के अगेंस्ट भी हुआ था मेरे को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जिरोना के अगेंस्ट भी हुआ था। अगर आप किसी भी प्लेयर के फेस पे हाथ मारो तो दैट इज अ फाउल, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई क्या वो येलो कार्ड वर्दी फाउल है कि नहीं? तो डेफिनेटली भाई वो अगर यहाँ पे रीप्ले अगर देख पाता रेफरी तो उसको क्लियरली दिखता कि भाई वो फाउल में कोई इंपैक्ट ही नहीं था, सॉफ्ट फाउल था। तो मेरे हिसाब से तो दोस्तों अगर मैं उसको 1 गो में देख रहा हूँ, मैं अगर उसको स्लो मोशन में देख रहा हूँ तो डेफिनेटली तो भाई मैं तो उसको बोलूँगा कि भाई ये फाउल नहीं है। अब प्रॉब्लम हेयर इज कि आपको ऑलरेडी पता है कि भाई VAR इंटरवीन नहीं कर सकता है येलो कार्ड्स में, और क्योंकि वो बंदा ऑलरेडी येलो कार्डेड था पहले से, सेकंड येलो कार्ड उसको रेफरी ने दिखा दिया, तो भाई वो आ भी नहीं सकता था इन पिक्चर, ठीक है। बट एक चीज थी भाई, रेफरी को शायद से थोड़ा और बेटर तरीके से मॉनिटर करना चाहिए था, क्योंकि कसाडो ने उसको पीछे से पकड़ा था, होल्ड किया था, तो वहां पे कसाडो पहले ही फाउल करता हुआ नजर आ रहा था उस प्लेयर पे। वो भी एक सॉफ्ट फाउल था डेफिनेटली, बट बिकॉज उसकी वजह से भाई आपने देखा कि वो येलो कार्ड मिला दूसरे प्लेयर को, एंड वो फिर रेड कार्ड में कन्वर्ट और फिर वो छोड़ के चला गया। तो ये डिसीजन डेफिनेटली खराब रहा मेरे हिसाब से भाई रेफरी का। बट देन दिस कैन हैपन भाई, किसी भी गेम में इस तरीके के डिसीजन, एक डिसीजन खराब आ सकता है, ठीक है। डेफिनेटली आज हम लोग बार्सिलोना फैंस को ये फेवर मिला है, आई अप्रिशिएट कि भाई हमको ये दिन भी देखने को मिल गया कि भाई फाइनली बार्सिलोना फैंस को फेवर मिल रहा है ना। जनरली भाई नहीं मिलता है। लास्ट ईयर इंटर मिलान के अगेंस्ट सेमीफाइनल याद होगा आपको, अभी रियल मैड्रिड के अगेंस्ट भाई CDR का फाइनल याद होगा आप लोगों को, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, राइट। बट हाँ, अप्रिशिएट करना जरूरी है कि भाई आप लोगों को फेवर मिला है, आप यू गॉट लकी इन दैट डिसीजन। बट अगर इस पर्टिकुलर आप इंसिडेंट को हटा दें भाई, वो 11 के 11 प्लेयर्स भी होते ना तो भाई कुछ खास कर नहीं पाते। क्लियरली बार्सिलोना को 10 मिनट उन्होंने तंग किया है, बट उसके सिवाय अगर आप देखें ना तो भाई बार्सिलोना इस गेम को डोमिनेट करने वाली ही थी। 6-1 नहीं होता बट 4-1 डेफिनेटली ये गेम जा रहा था। तो ये डिसीजन तो मेरे हिसाब से भाई रेफरी की गलती है। बट अगर हम बात करें दूसरा पेनल्टी, रैशफोर्ड की जो पेनल्टी थी, क्या वो गलत है? आई डोंट थिंक सो भाई, उसमें कोई गलती है। बिल्कुल सही डिसीजन यहाँ पे रेफरी ने लिया है। वो तो इनफैक्ट जाके उसने मॉनिटर पे VAR पे चेक किया तो और ज़्यादा क्लैरिटी मिली। देखो पिछले सीजन में हमारे शेज़नी भाई साहब ने ऐसे कई चीप पेनल्टीज दी है, आपको भी याद होगा, राइट। एम्बापे के अगेंस्ट एक, आई थिंक बेनिफिका के अगेंस्ट भी दिया उसने। तो कुल मिला के भाई हम लोग तो भुक्तभोगी हैं इस चीज़ के। तो मुझे तो दिख रहा था कि भाई क्लियर पेनल्टी है और वो यहाँ पे भाई हमको पेनल्टी मिली और हमने कन्वर्ट भी किया। लामिन यामाल ने कन्वर्ट किया, बिल्कुल झंडू सा सेलिब्रेशन किया भाई वहाँ पे बंदे ने उस पर आएंगे हम लोग। बट देखो दोस्तों, मेरे को नहीं लगता कि कल रेफरीज इतनी बेकार थी। एक डिसीजन की वजह से पूरे का पूरा उसका बेचारे की हालत मत खराब कर दो। अब देखो दोस्तों, हम लोग अपने प्लेयर्स के बारे में बात कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग बारसा अपडेट्स पे मूव ऑन करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं दोस्तों पहले 10 मिनट जहां पे भाई बार्सिलोना वो शिट, ठीक है। पहले 10-15 मिनट हम लोग भाई एकदम ही बिल्कुल हमारी लुप लुप हो रही थी और कुछ बीच में मोमेंट्स आए थे 1-2, तो उनके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले 10-15 मिनट में भाई जो मुझे सबसे बेकार प्लेयर लगा वो था शेज़नी। उसकी डिस्ट्रीब्यूशन एकदम बिल्कुल पैथेटिक थी। मतलब भाई वो लिटरली उनके आई थिंक राइट विंगर के पाँव में बॉल डाले जा रहा था, 2 बार उसने लिटरली उसके पाँव में बॉल डाल दी। वो तो भाई ऐसा कुछ कर नहीं पाया वहाँ पे। कोई और अगर ढंग का बंदा होता तो भाई मे भी एक बार को कुछ अपॉर्चुनिटी बना सकता था वहाँ से। बट शेज़नी की भाई डिस्ट्रीब्यूशन पहले 15 मिनट में ज़्यादा कुछ थी नहीं, और उसके बाद जब वो ये रेड कार्ड येलो कार्ड वाला सीन हुआ उसके बाद तो भाई मतलब गेम लिटरली ऐसा टिल्ट हुआ कि उनके प्लेयर्स लेके ही नहीं आ पा रहे थे हमारे हाफ में। इसके सिवाय अगर आप बात करें ना, डिफेंस लाइन हमारी इतनी पुअर दिख रही थी। एक मोमेंट मेरे को याद है, कुबारसी और एरिक गार्सिया, 2 ऐसे बंदे एकदम चिपक के खड़े हो रखे हैं और बॉल आ रही है, क्रॉस आ रहा है, वो दोनों जंप करते हैं और तीसरा बंदा उन दोनों के बीच में जाके हेडर मार देता है। अबे भाई ये कैसे पॉसिबल है भाई? तुम दोनों के बीच से वो बॉल लेके कैसे चला गया है लिटरली?
तो मतलब भाई यहाँ पे मुझे बिल्कुल भी कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं लगा। जो जो यहाँ पे आपको याद होगा वो जो फाउल हुआ था, यानी कि जो पेनल्टी दी गई थी, गोल होने के बाद पेनल्टी दी, फिर क्या ही कॉम्बिनेशन बना वो दोस्तों, समझ भी नहीं आया। इन दी एंड पता चलता है कि भाई वो ऑफ साइड था बंदा, इस वजह से वो जो गोल था वो कैंसिल किया गया, इस एंड देन एरिक गार्सिया का हैंड लगा था, तो इसलिए उसको पेनल्टी दी गई। बट वहाँ पे भी अगर आप देखें तो भाई प्लेयर्स लिटरली भाई ऑफ साइड के लिए वेट कर रहे हैं भाई। वो अगर वो बाई चांस वो बंदा ऑफ साइड नहीं होता तो देन तो वो लेजिट गोल हो जाता ना। तो भाई यहाँ पे मतलब भाई थोड़ा सा एब्सेंट माइंडेड थे उस पर्टिकुलर मोमेंट में हमारे डिफेंस। बट ओवरऑल अगर आप देखें भाई 80-90 मिनट अगर आप देखते हैं तो भाई मोरलेस भाई हम लोग ठीक ही डिफेंडिंग करी। अब हम लोग जो बेकार चीज़ थी उससे हम लोग बाकी आगे की बेटर चीज़ों में आ जाते हैं, जहाँ पे काफ़ी अच्छा हमने किया है। मिडफील्ड की बात करो चाहे अटैक की बात करो, अगर आप मिडफील्ड की बात करते हैं तो भाई पेड्री वॉज वेरी गुड, ठीक है। कसाडो ने कल बहुत बढ़िया काम किया, कई सारे इंटरसेप्शंस किए, कई सारे बढ़िया बढ़िया टैकल्स मारा था, ठीक है। बट क्योंकि आगे इतना कुछ हो गया, 6-1 हो गया कि सारी की सारी हाईलाइट, सारी की सारी लाइमलाइट भाई वो हमारे अटैक ही ले चुकी है, तो हम लोग ज़्यादा इनके ऊपर बात नहीं करने वाले। पेड्री का तो भाई अगेन भाई वो जो फिनोमिनल गेम रहा उसका वो तो हो गया। अब फ्रैंकी डियोंग आए, फ्रैंकी डियोंग ने भी काफ़ी अच्छा खेला। ड्रॉ की बात कर लेते दोस्तों, सीधा मिडफील्ड में ड्रॉ में चलते भाई। व्हाट आर टैलेंट भाई, व्हाट आर टैलेंट। मतलब 17 साल का लड़का है और हम लोग ये कहते हैं कि फिजिकली ही इज़ नॉट रेडी येट, बट देन भाई उसका टैलेंट इतना ज़्यादा हाई लेवल पे बूम, एकदम बिल्कुल बूमा बूम कर रहा है कि भाई वो कहीं ना कहीं फिजिकलिटी को थोड़ा सा कर देता है, बिल्कुल हाँ उसकी ओवरशैडो कर देता है। हाँ डेफिनेटली भाई यहाँ पे तैयार नहीं है, हर कोई मैच नहीं खेल पाएगा, बट देन ऐसे जो ऑफ मैचेस आते हैं, ऐसे जहाँ पे भाई इंजरीज की वजह से उसको खिलाया जाता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे ड्रॉ भाई प्रूव कर सकता है कि भाई वो इस सीज़न में 5-7 मैचेस अगर आप उसको दे दो तो वो नेक्स्ट सीज़न रेडी रहेगा बड़े मैचेस के लिए। तो भाई कल के गेम भाई बहुत ही इंटरेस्टिंग, कल के टचेस आप ड्रॉ के उठा के देख लो, उसकी पोजीशनिंग उठा के देख लो, उसकी बॉल कैरीज उठा के देख लो, उसकी पासेस उठा के देख लो, ही वाज टॉप नॉच भाई लिटरली। तो उसकी परफॉर्मेंस बस सुपर भाई। अगर आप गोल वाले को अगर देखते हैं ना तो जो गोल आपका फरमीन ने मारा था ना उसमें ड्रॉ की पास थी, बहुत इजी पास था, ऐसा कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहा, बट उससे जस्ट पहले जो उसने एक्शन किया ना दैट वाज इंप्रेसिव। आप जाके प्लीज जाके देखिएगा, सेकंड या थर्ड गोल है फरमीन का, वो जाके देखिए भाई। पेड्री के पाँव में टैकल पड़ता है, ठीक है, पेड्री कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था बॉल को, उसके पाँव में टैकल पड़ता है, इतना फास्ट बॉल जाती है ड्रॉ के पास, उसको डेड कर देता बॉल को और अपना टर्न मारता है और उसको दिखता है फरमीन बहुत ही ओपन स्पेस में है, जाके गोल मार देता है, मतलब पास करता है देन फरमीन गोल मार देता है। तो उस तरीके के भाई दिमाग, पहली बात तो भाई उस तरीके की प्रेजेंस, उसका जो आईक्यू है भाई वो सारी चीज़ें ऑलरेडी भाई मैच्योर हो चुकी है, बस फिजिकलिटी ही नहीं मैच्योर हुई है। वो आपके आने वाले 1-2 साल के अंदर ठीक ठाक लेवल पे पहुंच जाएगा, खेलने लायक लेवल पे पहुंच जाएगा। तो दिस किड इज़ भाई फॉर फ्यूचर डेफिनेटली, बट भाई उसने अभी से रंग दिखाना शुरू कर दिया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं रैशफोर्ड के बारे में दोस्तों। भाई रैशफोर्ड यार लिटरली भाई कल के गेम में धीरे धीरे ये और रूनी के ऊपर हम लोग आएंगे डेफिनेटली, बट रैशफोर्ड हर गेम पे अपने आप को ऊपर कर रहा है, हर गेम में अपना लेवल बढ़ा रहा है। आज का गेम भी भाई बहुत इंटरेस्टिंग गेम रहा। रन्स की बात करो, पेनल्टी वो विन करने की बात करो, बहुत चीकी पेनल्टी थी, जानबूझ के गिरा, सबको पता है भाई, बट भाई वो चीज़ गोलकीपर की गलती है, डेफिनेटली हाथ लगाना ही नहीं चाहिए था उसको, ठीक है, बॉल बाहर जा रही थी। तो यहाँ पे रैशफोर्ड इन सारे पैरामीटर्स पे ठीक कर रहा है। अगर आप उसकी फिनिशिंग को देखें तो भाई खड़े खड़े 2 गोल मारे हैं उस बंदे ने, लिटरली पोजीशन बढ़िया सेट करी और देखा भाई कहाँ पे स्पेस है, कहाँ पे भाई गोलकीपर खड़ा हो रखा, और उसके बाद उसने ट्राई किया कि भाई मैं मार दूँ, स्लॉट इन कर दूँ, और भाई बॉल गई भी, ब्रेस मारा है दोस्तों। आई थिंक 5 का जीए हो चुका है उसका, लगभग 5 जीए हो चुका है इन टोटल अगर आप बात करें यहाँ पे चैंपियंस लीग के मैचेस की। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पे भाई रैशफोर्ड का जो जर्नी दिख रही है इस समय पे बार्सिलोना के अंदर, बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रही है भाई। मज़ा आएगा भाई, सीज़न खत्म होने तक मज़ा आएगा। बट ये जो एल क्लासिको होगा ना भाई, क्या यहाँ पे रैशफोर्ड खेलेंगे भाई हमारे के लिए एज अ स्ट्राइकर, अगर खेलते हैं तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये गेम। फटाफट से मूव ऑन करते हैं भाई बाल्डे की तरफ। बाल्डे का कॉम्बिनेशन विद आपका ड्रॉ बहुत ही प्यारा लग रहा था, दोनों भाई एकदम बिल्कुल तबाही लग रहे थे, और अच्छा टिकी टाका आप बात करो, अच्छी अंडरस्टैंडिंग का जो मैं बोल रहा हूँ भाई, फ्लिक पासेस निकाल रहे हैं भाई, पीछे से ड्रॉ आगे की तरफ बॉल ले जा रहा है, उसको दिख रहा है कि भाई पीछे से मेरे बाल्डे आ रहा है, मैं फ्लिक मार देता हूँ। तो मतलब कुल मिला के भाई इन दोनों के बीच में जो कोऑर्डिनेशन था बहुत सुपर्ब था। एंड साथ में अगर आप बात करें ना भाई, खुद का बाल्डे का गेम भी बहुत ही इंटरेस्टिंग था, और सही टाइम पे बाल्डे का फॉर्म वापस आ रहा है। इस गेम को देख के आप बोल सकते हो कि बाल्डे का फॉर्म वापस आ रहा है भाई, बिकॉज हमें एल क्लासिको में बाल्डू जैसा बंदे की भाई सख्त जरूरत है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों रूनी की, क्योंकि इसके बाद हम लोग चटाई करेंगे फरमीन की।
बट सबसे पहले रूनी की बात कर लेते हैं। देखो रूनी का कल गेम जैसे उसको थोड़े से मिनट्स मिले, 10-15-20 मिनट जो भी उसको मिला खेलने के लिए, अगेन भाई उसने पिछले गेम की तरह अगेन इस गेम में भी प्रूव कर दिया कि बंदा सेल्फिश हुए बिना भी खेल सकता है। और यहाँ पे सेल्फिश होने की मैं बात कर रहा हूँ तो थोड़ा लामिन यमाल के ऊपर तंज कस रहा हूँ मैं, उसके ऊपर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। बट रूनी ने कल गेम में आया और दिखाया कि भाई क्रिएटिविटी से भी भाई हम लोग अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। आया बंदा भाई, उसने भाई वो एलास्टिको मूव दिखाया, लिटरली बॉल फेक की कि भाई उधर मैं लेके जा रहा हूँ, भाई खींच के इधर को लेके आया और भाई बंदा जो डिफेंडर था लिटरली शॉक्ड रह गया भाई कि क्या हो गया ये। और गिरते गिरते जो उसने इतना प्यारा पास बनाया था फरमीन के आगे तो नहीं मैं बोलूँगा, रैशफोर्ड के आगे था, बट रैशफोर्ड भाई थोड़ा सा ढीला सा पड़ता हुआ नजर आ रहा था। फरमीन ने बोला भाई लामिन यमाल की तरह तेरा भी मैं गोल खा ही लेता हूँ, ठीक है, आया गोल मार गया। बट देन भाई यहाँ पे आप देखते हो कि रूनी बारजी भाई अगेन थोड़ा और कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं पिछले गेम से। पिछले गेम में काफ़ी कॉन्फिडेंट थे, इस गेम में वो इवन बेटर हो चुका है। कॉन्फिडेंस की भाई अगर आप देखो लेवल ऊपर बढ़ता जा रहा है। पहले बंदा आया था पहले 2-3 गेम्स में जब उसने खेले तो वो अगर आप देखो ड्रिबलिंग नहीं कर रहा था, वो खाली पासेस कर रहा था, ठीक है, लैटरल पासेस कर रहा था, हॉरिजॉन्टल पासेस कर रहा था, बट कर रहा था, पासेस ही कर रहा था। बट इस गेम में उसने ट्राई किया कि भाई मैं भी अपने इंडिविजुअल ब्रिलियंस से कुछ क्रिएट करने की कोशिश करूँ, और उसने क्रिएट किया, पिछले गेम में भी किया और इस गेम में भी किया। रूनी बाजी डेफिनेटली फॉर 2 मिलियन 2.5 मिलियन भाई एकदम बिल्कुल बार्गेन है भाई। पीनट्स खरीद के ले आए हम लोग भाई, लिटरली पीनट्स के रेट में खरीद के ले आए उसको। और भाई ये बंदा हमको 50 60 70 80 मिलियन कुछ भी दिला सकता है इन फ्यूचर। अब हम लोग लामिन यमाल पे आते हैं। लामिन यमाल के बारे में देखो दोस्तों, मैं कल का गेम डेफिनेटली अगर आप बात करें अटैक वाइज भाई बहुत अच्छा रहा उसका। बट देन भाई मेरा एक्सपेक्टेशन यहाँ पे लामिन यमाल से ये है कि भाई तू पहले गेम को किल करने के बारे में सोचा कर, ना कि अपने गोल के बारे में। कल लामिन यमाल ने चांसेस कुछ वेस्ट करे, ठीक है, पहले 15-20 मिनट ही वॉज वेरी गुड भाई, मतलब लिटरली उसने छेद के रख दिया था राइट बैक को उनके, या लेफ्ट बैक को बोले जो भी है, छेद के रख दिया था और चांसेस पे चांसेस क्रिएट करिए। आई थिंक असिस्ट भी दिया बहुत प्यारा सा। बट उसके सिवाय अगर आप देखें ना तो वो इंडिविजुअली ट्राई कर रहा था कि मैं गोल निकाल लूँ, उस चक्कर में भाई चांसेस मिस हो रहे हैं, ठीक है। तो आई थिंक भाई वो एक गलत पार्ट है। इंस्टेड ऑफ दैट भाई आप जो आपका बेस्ट है, आप क्रिएटिविटी बहुत प्यारी है आपकी, आप वो ट्राई करो और उसके बेसिस पे भाई गोल वोल निकाल के दो हमको। एंड जब हम लोगों का स्कोर लाइन हो जाएगा 2-0 3-0 या फिर 3-1 समथिंग लाइक दैट, देन आप थोड़े चांसेस वेस्ट कर सकते हो। बट भाई लग्जरी तभी होगी ना जब अपने पास भाई होंगे, मार्जिन होगा गोल्स का, उससे पहले आप वेस्ट नहीं कर सकते। तो मैं ये आप चाहता हूँ कि यहाँ पे लामिन यमाल इस चीज़ पे फोकस करे, कोई उसको जाके बताए कि भाई तुझे पहले तेरा रोल ये है, तुझे क्रिएटिविटी दिखानी है, एंड देन अगर कुछ हो जाता है तो देन फिर आप भाई गोल स्कोर करो, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं रोक रहा आपको, ठीक है। तो लामिन यमाल से मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस नहीं हूँ कल के गेम में। आई नो कि भाई उसका पोटेंशियल बहुत ही हाई है, तो वहाँ पे वो चीज़ जो वो करता आया है वो चीज़ करे ना भाई, पहले वो चीज़ निपटाए, ठीक है दोस्तों। अब आ जाते हैं फरमीन के ऊपर दोस्तों। भाई फरमीन का क्या ही गेम रहा भाई, क्रेजी भाई, क्या ही गेम रहा यहाँ पे, क्रेजी। मतलब अगर आप देखो पहला गोल जो आया लामिन यमाल के मुंह से निकाल के लाया बॉल को और भाई वहाँ से गोल किया। उसने देख लिया था कि लामिन यमाल फंसा रहा है। अगर मैं लामिन यमाल की एक बात करूँ ना तो उसको एक चांस मिला था जहाँ पे भाई उसको फ्रैंकी डियोंग ने बॉल पास की थी बॉक्स के अंदर ही, वो लैटरली बॉल लेके जा रहा है स्क्वायर करने के बारे में, पता नहीं क्या ही सोच रहा था। उसको एक विंडो भी दिखाई दी थी जहाँ पे दोनों प्लेयर्स सामने, 2 डिफेंडर्स दूर थे उससे और सामने गोल ओपन था। बट वो ऐसा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड की बात थी, वहाँ पे उसको डिसीजन लेनी थी, शॉट लेना था, और अगर वो ले लेता तो मोस्ट प्रोबेबली गोल भी हो जाता। बट वो ड्रैग करके ले गया, थोड़ा एक्यूट एंगल हो गया, उसके बाद भाई गोल रोका गया। तो यही चीज़ लामिन यमाल, यही चीज़ फरमीन को दिखाई दी कि भाई ये तो साला फंसा रहा है गेम को। मैं घुसता हूँ, बॉल ली, उसके पाँव से गोल मार दिया भाई फरमीन ने। लिटरली जो तीसरा गोल आया रैशफोर्ड का, जो उसकी हैट्रिक रही फरमीन की, सॉरी, वहाँ पे भी उसने रैशफोर्ड के आगे बॉल आ रही थी, रूनी ने बॉल डाली थी, उसको पकड़ा, मारा गोल और भाई अपनी हैट्रिक पूरी कर दी। बट जो ब्रिलियंस, जो आपको बढ़िया गोल दिखता है, जहाँ पे आप बोल सकते हो कि भाई ये बंदा नेचुरल गोल स्कोरर है, वो है उसका सेकंड गोल जो ड्रो ने उसके लिए बना के दिया, जहाँ पे भाई उसके आगे पूरा गोल खाली है, मतलब आगे गोलकीपर है और उसके सिवाय डिफेंडर कोई नहीं है। उसने ईजी तरीके से शॉट लेना पसंद नहीं किया भाई, उसने बोला कि भाई मैं अपने लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता हूँ जहाँ से मैं 100% स्कोर करूँगा। वो था, उसने क्या किया कि भाई कट बैक किया, डिफेंडर आपका राइट साइड चला गया, गोलकीपर ने भी कहीं ना कहीं अपनी स्पेस छोड़ दी, एंड उसके बाद ओपन गोल, लिटरली ओपन गोल था भाई यहाँ पे, और उसने शॉट लिया। तो भाई ये बताता कि बंदे के अंदर कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं है, बंदे के अंदर कॉन्फिडेंस कूट कूट के बढ़ा है। तो भाई कल का गेम फरमीन का बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा मुझे। चेंजेस भी ठीक ही ठाक लगे यहाँ पे भाई, पेड्री को थोड़ा जल्दी रेस्ट मिल जाता तो ज़्यादा बेटर रहता था। बट अगर आप देखें ना तो सामने वाली टीम ऑलरेडी 10 मैन डाउन खेल रही थी, राइट।
तो यहाँ पे भाई उतना वो लोग प्रेस ही नहीं कर पा रहे थे, तो यहाँ पे पेड्री को थोड़ा रिलैक्स तो हो ही गया था। बट जब वो गया, मुझे याद है एग्जैक्टली 79th मिनट पे भाई उसका 9.5 किलोमीटर्स उसने ऑलरेडी रन कर लिया था। तो भाई यहाँ पे पेड्री को थोड़ा रेस्ट, एक मेरी यही शिकायत थी कि थोड़ी जल्दी रेस्ट दे देते। 3-1 ऑलरेडी हमने कर ही दिया था, 60th मिनट पे पहले ही दे देते उसको रेस्ट, बट देन कुछ ना कुछ यहाँ पे हांसी फ्लिक ने सोचा होगा। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे बात करें ना ओलंपिकोस की परफॉर्मेंस कैसी रही, तो बहुत ही एवरेज, बिलो एवरेज हो गई थी जैसे ही वो 10 मैन डाउन हुए। बट मेरे हिसाब से भाई बहुत ही एवरेज परफॉर्मेंस थी उनकी, और इस गेम को मैं टेम्पलेट नहीं सेट करूंगा एल क्लासिको के लिए। मैं यहाँ पे अपने को ना खुद इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं देने वाला, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होने वाला कि भाई हम लोग 6-1 पेल गया है ओलंपिकोस को। भाई नहीं भाई, ठीक है, अपने को औकात पता होनी चाहिए कि भाई आपकी टीम बहुत ही ज़्यादा वीक है अगर आप बात करें डिफेंसिव ड्यूटीज़ में। तो होपफुली दोस्तों हम लोग, और क्लासिको की ऑब्वियसली हम लोग बात बाद में करेंगे, अगले वीडियो में करेंगे, बट भाई उसके लिए प्रिपेयर्ड रहे, इस चीज़ को हम लोग टेम्पलेट ना सेट कर दें, इस गेम को एज अ टेम्पलेट ना सेट कर दें। खैर दोस्तों, हम लोग मूव ऑन करते हैं फटाफट से। बारसा से रिलेटेड 3 अपडेट्स हैं। सबसे पहली अपडेट है, बहुत ही प्यारी न्यूज़ है दोस्तों, यहाँ पे रफीनिया फिट हो चुका है। फिट इन द सेंस वो ट्रेनिंग कर रहा है विद द टीम, और जैसे ही कोई प्लेयर टीम के साथ ट्रेनिंग करता है, नेक्स्ट गेम में जनरली उसको एज अ सब की तरह यूज़ किया जा सकता है। अब आप बात करें यहाँ पे भाई, इस गेम के बाद अपने पास 4 से 5 दिन का टाइम है रिकवरी के लिए। तो होपफुली भाई रफीनिया इतना फिट हो जाए कि वो स्टार्ट कर पाए, बिकॉज अगर आप देखें ना तो हमारा जो टॉप 3 रहेंगे आगे, लेफ्ट पे अगर रफीनिया रहेगा तो बात ही कुछ और हो जाएगी, और अगर रैशफोर्ड टॉप पे खेलता है, राइट साइड में लामिन यामाल खेलता है, तो बात ही कुछ और हो जाएगी हमारे अटैक की। बहुत ही खतरनाक इंटेंसिटी के साथ हम लोग भाई यहाँ पे प्रेस कर सकते हैं। आपने फरमीन का रोल देखा भाई, कितना प्रेस कर रहा था बंदा जब लेफ्ट में था वो। तो उस तरीके से आप पूरे गेम में थ्रू आउट प्रेस करेंगे तो भाई मजा ही आ जाएगा। अगली अपडेट दोस्तों आ रही बार्सा वर्सेस वियारियल वाला मैच, जो कि मियामी में होने वाला था, जिससे दोनों टीम्स को 5 से 6 मिलियन पर टीम को मिल जाता। मतलब दोनों टीम भाई 10-12 मिलियन इन टोटल कमा सकती थी, बट ये चीज़ नहीं हो रही है, ये कैंसिल हो गया है। अब यहाँ पे देखो ला लीगा का डिसीजन आया है। क्यों उन्होंने ये डिसीजन लिया है, ये चीज़ भाई किसी को नहीं पता है। वियारियल काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड है, क्योंकि उनके प्लान्स तो ये थे कि भाई 5-6 मिलियन उन्होंने सोच लिए थे कि आने वाले हैं, और उसके बेसिस में खर्चा करने के बारे में उन्होंने भाई मन बना लिया होगा, जस्ट लाइक बार्सिलोना, राइट। बट यहाँ पे भाई दोनों की दोनों टीम शॉक्ड है। थोड़ा यहाँ पे एंग्री है वियारियल, ऑन द अदर एंड बार्सिलोना थोड़ी यहाँ पे नॉर्मल है, बट उन्होंने क्रिटिसाइज किया है कि भाई ये डिसीजन गलत है। ठीक है, क्यों हुआ है ये? 2 चीज़ें बताई जा रही है यहाँ पे कि भाई जो ये प्लेयर्स ने जो ये प्रोटेस्ट करने का तरीका ढूंढा था कि भाई गेम के स्टार्ट के पहले 20 सेकंड वो कुछ नहीं करेंगे, तो जैसे ही कैमरा उन पे सेट होता था तो भाई वो कुछ नहीं करते थे। तो लिटरली भाई ला लीगा ने पहले 20 सेकंड दिखाने ही बंद कर दिए थे गेम के। तो ये एक बहुत ही नेगेटिव इमेज जा रही थी। एक ये रीज़न यहाँ पे बताया जा रहा है। उसके सिवाय अगर आप बात करें ना, तो दूसरा रीज़न यहाँ पे बताया जा रहा है, जो चैटर चल रही है पीछे छोटी मोटी सी, उसमें ये बोला जा रहा है कि अमेरिका की साइड में जो ऑर्गेनाइजर्स थे इस इवेंट के लिए, वो थोड़ा सा ज़्यादा मतलब परेशान आ गए थे कि भाई ये इतनी नेगेटिव न्यूज़ क्यों है इससे रिलेटेड। अभी इस मैच के लिए कहीं ना कहीं प्रमोशन स्टार्ट होने वाले थे, और इतना सारा नेगेटिविटी इन्वॉल्व हो चुकी थी इसमें ऑलरेडी। प्लेयर्स ये सब ड्रामेबाजी कर रहे हैं भाई, काफ़ी सारे क्लब्स हैं जो कि ऑब्जेक्ट कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। तो इसके चलते भाई ऑर्गेनाइजर ने भी कुछ प्रेशर बनाया है, जिस वजह से यहाँ पे भाई पुल आउट कर दिया बेसिकली। तो जिस वजह से यहाँ पे ला लीगा ने ये डिसीजन लिया कि इसको कैंसिल करेंगे, अब ये वियारियल में ही गेम होने वाला है। तो दोस्तों एक न्यूज़ है, डेफिनेटली भाई बार्सिलोना के लिए अच्छी न्यूज़ नहीं है। 5-6 मिलियन मिल जाते तो बढ़िया ही हो जाता, राइट। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ, टेक केयर।